ममता बनर्जी के बंगाल में पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन में इतने बम चले, इतने बम मिले कि हर कोई हैरान रह गया। सड़क पर बम, गलियों में बम, गाड़ियों में बम, बाल्टी में बम और आज तो बीरभूम के गांव में 42 बम मिले। सवाल है कि ये बम आ कहां से रहे हैं, इन्हें कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है, इनका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, बंगाल की राजनीति में बम तंत्र के पीछे आखिर है कौन? यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि राजनीतिक हिंसा को लेकर बंगाल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। ममता बनर्जी की पार्टी पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हिंसा के पीछे उनकी पार्टी का हाथ है। आज तो गवर्नर ने भी कह दिया कि बंगाल में लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र हावी है। राज्यपाल ये डर यूं ही नहीं जता रहे क्योंकि जब पंचायत के नामांकन में इतने बम चले तो जिस दिन वोट पड़ेंगे उस दिन क्या होगा? सोचिए, जब पंचायत चुनाव में यह हाल है तो लोकसभा चुनाव की तस्वीर क्या होगी? कैनिंग, भांगर, बांकुड़ा, बीरभूम, उत्तरी दिनाजपुर, बंगाल के पंचायत चुनाव में नॉमिनेशन के दौरान हर जगह बम ही बम दिखे। बारूद वाले बम। बंगाल के कई हिस्सों में इन बमों की दहशत दिखाई दी। दक्षिण 24 परगना के कैनिंग और भांगर में तो सड़कों पर बमबाजी कई दिनों तक चलती रही। बारूद की गंध हवा में भर गई। पुलिस, प्रशासन, सिक्योरिटी फोर्सेस इन बमों के आगे लाचार दिखे। बांकुड़ा में बैग में भरकर बमों की सप्लाई हुई और नामांकन खत्म होने के बाद भी बमों के मिलने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। बीरभूम में पुलिस ने 42 बम बरामद किए हैं। शांति निकेतन गांव में पुलिस ने छापा मारा तो हर तरफ बम ही बम मिले। ऐसा लग रहा है जैसे जंग की तैयारी हो रही है। सवाल यह है कि इतने सारे बम बंगाल में आ कहां से रहे हैं? वो कौन सी फैक्ट्री है जो आतंक का सामान सप्लाई कर रही है? बंगाल में कहां कहां हैं बम के कारखाने? इसका जवाब छिपा है एनआईए की इस एफआईआर में। दरअसल एनआईए पूर्वी मेदिनीपुर में हुए एक बम ब्लास्ट की जांच कर रही है। यह ब्लास्ट दिसंबर 2022 में हुआ था। यह ब्लास्ट बम बनाते वक्त हुआ था, लेकिन एनआईए ने अपनी एफआईआर में जो बात लिखी है वो सबसे अहम है। पश्चिम बंगाल में अवैध बम और पटाखे बनाने का काम कुटीर उद्योग बन गया है और इससे होने वाले हादसों में कई मासूम नागरिकों की जान जा रही है। स्थानीय लोग इन घटनाओं से आतंकित हैं। एनआईए की एफआईआर में जो कुछ लिखा गया है उसकी तस्दीक बंगाल के पंचायत चुनाव की तस्वीरों से हो रही है। कोई भी इंडस्ट्री तभी फलती फूलती है जब बन रहे सामान की खपत हो। अगर बम घर घर बन रहे हैं तो इसका इस्तेमाल कहां हो रहा है? इसका जवाब बंगाल के पंचायत चुनाव में नामांकन में हुई हिंसा की घटनाओं और उसकी तस्वीर दे रही है। बंगाल में अभी सिर्फ नामांकन हुआ है। नामांकन के 7 दिन के दौरान 5 राजनीतिक हत्याएं हुई। 7 दिन में 90 से ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ता घायल हुए। 7 दिन में बंगाल में 15 जगहों पर बमबाजी हुई। 7 दिन में झड़प की 30 से ज्यादा घटनाएं हुई। 7 दिन में अलग अलग जगहों से 56 बम बरामद हुए। 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होना है। नॉमिनेशन तो बस ट्रेलर था। पंचायत चुनाव की पूरी पिक्चर कैसी होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। More than 50 blocks are there where this reign of terror, police, civil administration, part of their election commission, state goons, they are working in cohort. The whole target was that they wanted to win without contest. That means no election. Now when this nomination is already filed, so this utilizing police,
and civic volunteers, goons, they are going and threatening. मोहम्मद सलीम जो आशंका जता रहे हैं वो यूं ही नहीं है। नॉमिनेशन भरने का काम खत्म हो चुका है, लेकिन हिंसा का दौर बंगाल में चल रहा है। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री भी सुरक्षित नहीं है। केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक जब कूच बिहार के दौरे पर पहुंचे तो उनकी कार पर हमला हुआ। उनकी कार पर तीर बरसाए गए। क्या करेंगे? हमारी गाड़ी पर तीर मारे हैं, देखिए ना, 3 तीर मारे हैं। उधर देखिए, बम चल रहे हैं। पुलिस के सामने ही तृणमूल कार्यकर्ता बम चला रहे हैं और पुलिस तमाशा देख रही है। कहां जाएं? इस राज्य में हर जगह पुलिस के संरक्षण में अराजकता हो रही है। पूरे राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। ये सब पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। पुलिस को शर्म आनी चाहिए। निशित प्रामाणिक का आरोप है कि उन पर हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया, लेकिन टीएमसी ने इस आरोप को नकार दिया। वो निशित प्रामाणिक, उन्होंने तृणमूल वर्कर के ऊपर हमला किया था और सेंट्रल फोर्स उनका ऊपर छोड़ दिया, तो इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो उनका जो बेस है ये निशित प्रामाणिक का, वो अभी वहां पर इरोशन हो रहा है, वो हारेंगे इसलिए वो नाटक कर रहा है। ये निशित प्रामाणिक के कार के ऊपर बम चार्ज किया गया है। पुलिस इज लिटरली हेल्पलेस, पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है और वहाँ पे उदयन गुह अपने गुंडों के साथ खड़ा है। कम से कम 1000-1500 लोग खड़ा है उधर, और हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ से फॉर्म 20 स्नैच कर रही है। और हमारे कार्यकर्ताओं को हम जो नॉमिनेशन दिया है उसके साथ सिंबल देना पड़ता है, सिंबल ना दे पाए इसका व्यवस्था कर रही है तृणमूल कांग्रेस। वहाँ पे खड़ा होकर, मंत्री खुद खड़ा होकर, और इसमें इलेक्शन कमीशन चुपचाप बैठा हुआ है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन चुपचाप बैठा हुआ है। बंगाल में टीएमसी पर गुंडागर्दी का आरोप सिर्फ बीजेपी नहीं लगा रही, बल्कि लेफ्ट और कांग्रेस भी इस आरोप में बीजेपी के साथ है। भले ही देश में पूरा विपक्ष बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर राजनीति बदली हुई है। बंगाल में एक तरफ ममता है तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष ममता से लड़ रहा है। इसमें बीजेपी, लेफ्ट, कांग्रेस सब शामिल हैं। पंचायत इलेक्शन में लास्ट डेट निकल गई है, फॉर्म भरने ही नहीं दिया लोगों को, तब इसे आप क्या कहेंगे? जब कोई फॉर्म ही नहीं भर पाया है तो अनौपचारिक चुनाव हो जाएंगे और वो जीत जाएंगे और डंका बजाएंगे कि हमारे खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर अराजकता है वहाँ पर, और यह प्रायोजित अराजकता है मुख्यमंत्री के द्वारा और उनके भतीजे अभिषेक के द्वारा। हर गली के अंदर वहाँ बम है। हर टीएमसी कार्यकर्ता के घर में अगर पुलिस वहाँ पर जाकर चेक करे तो बम का जखीरा उनके यहाँ। निश्चित रूप से सिर्फ वहाँ पर अगर चुनाव करवाना हो तो केंद्रीय सुरक्षा बल प्लस बंगाल के कर्मचारी अगर अंदर चुनाव प्रक्रिया में रहेंगे तो चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ के कर्मचारी भी पूरी तरीके से सरकार जैसा कहती वैसा करते। बीजेपी, लेफ्ट, कांग्रेस तीनों पार्टियां हिंसा का आरोप टीएमसी पर लगा रही हैं। तीनों पार्टियों का आरोप है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ममता के एजेंट की तरह काम कर रहा है, लेकिन ममता कहती है कि उनकी पार्टी हिंसा में शामिल नहीं है। टीएमसी का कहना है कि ये सब विरोधी पार्टियों का प्रोपेगेंडा है। इफ देयर इज वायलेंस इन बंगाल, फिर हम मणिपुर में क्या अमृतकाल चल रहा है? सो माई क्वेश्चन टू द बीजेपी इज दैट इफ you are saying Bengal is burning, if you are saying Trinamool has not allowed nominations, then how will BJP, Congress and CPM, now they're together in Bengal against TMC, so how will the opposition say and explain that TMC has filed 85,000 nominations and the collective opposition has filed 1.5 lakh nominations? How is that possible? So it basically exposes their lie, it exposes their circus that they're doing to stay relevant in the headlines. पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को राज्य के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने गंभीरता से लिया है। बीजेपी ने गवर्नर से पंचायत चुनाव में हुई हिंसा की शिकायत की है। इसके बाद गवर्नर ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राज्यपाल साउथ 24 परगना के उन इलाकों में गए जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई। यहां हिंसा प्रभावित लोगों से बात की। I had seen for myself what happened here. I have heard with my own ears the tales of war that are narrated to me by the victims. I am deeply distressed that a section of the misguided political elements, they consider human lives as fallen leaves to be cornered and trashed.
This is not an acceptable situation. The common man has got the right to exercise his franchise without fear or favor. I find a lack of confidence among them. Intimidation, strong arm tactics, flexing the muscles, these are all reported here. This is not acceptable. This goes against the basic tenet of democracy. Mobocracy seems to be taking over democracy. राज्यपाल का निशाना किसी एक पार्टी पर नहीं था, लेकिन राज्यपाल का हिंसा प्रभावित इलाकों में जाना ममता की पार्टी को चुभ गया। अगर वो भाजपा का कैडर जैसा बिहेव करेंगे, इतना धूप में वो गला तक काला कोट पहन के धूप में घूमेंगे, तस्वीर खींचेंगे और भाजपा और सीपीएम, कांग्रेस, आईएसएफ जो बोलना चाह रहा है वो एस्टेब्लिश करने के लिए वो वहां पर एक्टिंग करेंगे तो हम लोग तो अपोज करेंगे। Governor moving is unconstitutional, totally unconstitutional. If the governor wants to do it, let it do it for the people. Why he will go a particular political party? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।